हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स टूल्स के बारे में। तो फिजिक्स टूल्स क्या होता है, क्या समझेंगे इस फिजिक्स टूल्स में, इसको समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि कई बार आप देखे होंगे कि किसी इलेक्ट्रिशियन को अगर आप देखे होंगे तो वो कहीं पे काम करने जा रहा है ना, कहीं पर भी जा करके वो इलेक्ट्रिक का वायर को ठीक करने जा रहा, तो अपने साथ में एक बैग लेके जाता है वो। और उस बैग में क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, है ना, स्ट्रीपर हो गया। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो वहाँ पे जा करके काम करने में यूज करता है वो, ठीक है। कई बार आप देखे होंगे कि कोई डॉक्टर जो है वो अपने साथ में एक बैग लेकर के जाते हैं, उस बैग में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी सारी चीज़ें हैं, कहीं पर कोई भी काम हो रहा है तो उस वर्क का, उस काम का कुछ ना कुछ टूल्स है और उस टूल्स का इस्तेमाल हम काम करने में करते हैं। तो उसी तरह से फिजिक्स को समझने के लिए कुछ टूल्स, क्या टूल्स क्या हो सकता है, तो वो है मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो फिजिक्स को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप एच.सी. वर्मा सर का जो बुक है, उस बुक में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, फिजिक्स इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स जो है वो मैथ की भाषा है। अगर आपको फिजिक्स को सीखना है, समझना है, अच्छे तरह से पढ़ना है ना, इसमें आपको मास्टर बन जाना है, तो आपका क्या अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। कई सारे बच्चे का मैथमेटिक्स में डब्बा गोल होता है और वो फिजिक्स सीखने के चक्कर में लगे होते और उसका फिजिक्स भी डब्बा गोल हो जाता है। क्यों डब्बा गोल हो रहा है? क्योंकि उसका मैथ अच्छा नहीं है। जिसका मैथ अच्छा नहीं है उसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स का थ्योरी को समझना है तो थ्योरी में कहीं ना कहीं, हर एक थ्योरी में हमको मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। कहीं पे हम लोग को जोड़ घटाव की आवश्यकता पड़ जाएगी, कहीं पे हमको डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पे हमको इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पे हमको ट्रिगोनोमेट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भी फिजिक्स के थ्योरी में या फिर हम न्यूमेरिकल को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर जगह पे हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। उन्होंने अपने बुक में लिखा है फिजिक्स इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी भौतिकी जो है वो गणित की भाषा है। तो बच्चों, जब गणित की भाषा है तो फिजिक्स को सीखने के लिए हम पहले गणित सीख लेते हैं। कौन कौन सी गणित की आवश्यकता पड़ती है वो गणित को हम अगर सीख लेंगे, है ना। कई सारे बच्चे का गणित में जो जो टूल्स में, है ना, मैथमेटिकल टूल्स जो जो चीज़ चाहिए हमको फिजिक्स सीखने के लिए, वो टूल्स उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उस पर पकड़ नहीं होता और उसके कारण क्या होता है कि उसका फिजिक्स समझ में नहीं आता है ना। टीचर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको समझ ही में ना आ रहा, क्योंकि डिफरेंशिएशन बीच में ऐड हो रहा, कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन ऐड हो रहा। तो जब डिफरेंशिएशन उसको पता ही नहीं, इंटीग्रेशन उसको पता ही नहीं है, तो दिक्कत होता है। तो आज उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग फिजिक्स टूल्स को सीखेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स टूल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फिजिक्स टूल्स में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा करके नहीं बताने वाले हैं, डिटेल्स में आप मैथ में खुद पढ़िएगा, है ना। जैसे आप वेक्टर है तो वेक्टर फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, 12 क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बेसिक टूल्स को समझ करके बताया जाता है और बाकी आपका 12 क्लास के मैथमेटिक्स में लंबा सा चैप्टर आने वाला है। डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पर होने वाला है। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम तो उसको भी टूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जितना हमको इस्तेमाल करना है फिजिक्स में, जितना हमारा इस्तेमाल होने वाला है उसको सीखेंगे, बाकी को रहने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन भी 12 क्लास में ही पढ़ना है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। अब ये फलन क्या होता है? एक्चुअल में फंक्शन का इस्तेमाल फिजिक्स में तो बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन से जो बनने वाली चीज़ें हैं उस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स में, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन में, फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। तो फंक्शन से जो चीज़ें बनने वाली है उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन को समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? फलन कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में फंक्शन जो है ना, दो बॉडीज के बीच में रिलेशन है। दो बॉडी
कोई भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कौन सा रिलेशन के बारे में, है ना, तो वो वाला रिलेशन भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये दो बॉडीज के बीच में रिलेशन बताती है, और वो रिलेशन किस किस के बीच में बताती है, अगर मैथ में देखेंगे तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताती है, ठीक है। तो वो दो वेरिएबल क्या क्या होता है, तो उसको हम अच्छे तरीक़े से देखेंगे। अभी हम आपको डेफिनेशन बताएंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। पहले हम एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे हम सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। बेसिक से सीखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम कोई एडवांस नहीं, पहले एकदम स्टार्टअप करेंगे जीरो से, और उसके बाद फिर हायर लेवल तक के जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियत। नियत किसको कहेंगे हम? तो आंसर है कि ऐसा चीज जिसका मान कभी नहीं बदले, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। कुछ भी ऐसा चीज जिसका मान कभी नहीं बदले, चाहे कुछ भी कर लो, है ना, उसके सामने रो लो, गालो, हंस लो, मर्डर कर दो किसी का, लेकिन फिर भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट, है ना। इसको देहाती में मतलब ढीठ है एकदम। ढीठ का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो वो ढीठ किसको कहते हैं? जैसे दो के सामने कुछ कर लो, रो लो, हंस लो, गालो, कुछ भी कर लो, दो का जो वैल्यू अपने आप में है वो वही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। 3, 5, 7, 9, 10, 15, 12 कुछ भी है, ठीक है। तो ये जितनी सारी काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स का वैल्यू जो है अपने आप में कभी भी नहीं बदलता है। इसका जो वैल्यू है 2 का अपने आप में जो वैल्यू है, 5 का अपने आप में जो वैल्यू है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो जिस चीज़ का मान कभी नहीं बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, नियत कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका ठीक उल्टा, यानी जिसका मान बदल जाए। नियत तो क्या हुआ कि जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नियत, कांस्टेंट। अब जिसका मान बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना, बदल जाने वाला, जो मिनट में बदल जाए उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो जो बदल जाता है उसको क्या कहेंगे? हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। एक होता है चर और अचर करके। तो वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। अचर बोले, नियत बोले, कांस्टेंट बोले, सब बात क्या बराबर है। तो वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? चर कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसका मान बदल जाए, है ना। नहीं बोलते कि बदल जा रहा है, ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो जिसका मान बदल जाता है उसको हम वेरिएबल कहेंगे। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखें, जैसे एक्स, तो एक्स वेरिएबल है, ठीक है। एक्स का मान कभी 0 आ जाता है, कभी 1 आता है, कभी इन्फिनिट हो जाता है, कभी 100 हो जाता है, ठीक है, कभी माइनस में हो जाता है। तो देख रहे हैं कि एक्स का मान कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, बदल रहा है हर बार। इस तरह से वाई देखेंगे तो वाई भी वेरिएबल है। वाई का मान भी कभी कुछ आता है, कभी 0 हो गया, कभी माइनस में आ गया, कभी इन्फिनिट हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 1000 हो गया। तो एक्स, वाई, ये सब क्या है? वेरिएबल है। जिसका मान बदल जाए, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसका मान बदल जाए। जिसका मान बदल जाए उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे। और जिसका मान कभी नहीं बदले, जिसका मान कभी नहीं बदले उसको क्या बोलेंगे हम? चर कहेंगे, नियत कहेंगे, है ना, कांस्टेंट कहेंगे। जिसका मान बदल जाए वो वेरिएबल, और जिसका मान नहीं बदले उसको कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो बच्चों वेरिएबल जो होता है ना, ये वेरिएबल भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन? तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा थोड़ा हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं आपके मीडियम से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ी सी इंग्लिश से। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना। तो जो वेरिएबल, जो चर किसी पे निर्भर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो किसी पे निर्भर नहीं करे, किसी से उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, अपने आप में वो सब कुछ है, फिक्स है, अपने मर्जी से बदलेगा, अपने मर्जी से कुछ भी करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो किसी पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल, जो चर राशि किसी ना किसी पर डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट, और जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम आपको एक इक्वेशन दिखाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y = x²,
क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम देख लेते, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख जा रहा। एक्चुअल में देखो सामने कोई रहता नहीं है तो पता नहीं चल पाता है कि बोर्ड पर कहाँ तक के दिख रहा आपको। तो चलिए समझते हैं कि मान लो कि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो हम क्या देखते हैं कि y जो है वो x पे डिपेंड करता है। x पे कैसे डिपेंड कर रहा है बाबू, तो अगर हम x का मान 0 रख दे, x का मान अगर हम 0 रख दे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। x का मान अगर हम 1 करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 1। x का मान अगर हम 2 कर दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 4। x का मान अगर हम 3 कर दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 9। तो देख रहे हैं कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। y का अपना औकात नहीं है कि कुछ कर ले, इसका कोई औकात नहीं है कि कुछ कर ले। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x का मर्जी होगा y को बदल देगा, x का मर्जी 0 रहेगा तो y भी 0 रहेगा, x का मर्जी 1 होगा y भी 1 हो जाएगा, x का मर्जी 2 हो जाएगा y भी 4 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि y जो है किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑफ x, सॉरी ऑन x कर देते हैं, ठीक है। y जो है x पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। y किस पे निर्भर है, x पे निर्भर। जैसे हम लोग होते हैं ना कि जब बचपन में क्या होता है कि अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं कि पेरेंट्स अगर हमको पैसा दिए तब जा करके हम स्कूल का फ़ी डाल है ना, फ़ी भरते हैं, बुक्स खरीदते हैं या फिर और भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। तो हमारे पास अपनी कोई अर्न मनी नहीं होती है ना, अपना कोई पैसा नहीं होता, तो किस पे डिपेंड करते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंड कर रहे हैं। तो उसी तरह से y जो है, y एक छोटा बच्चा है और x जो है उसकी मम्मी है, ठीक है, या फिर पापा है। तो y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। और इसी को अगर हम मैथ की भाषा में बोलेंगे तो इसको हम कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है ना आपको कि फंक्शन क्या हो रहा, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो जिस पे डिपेंड करता है वो उसका फंक्शन कहलाता है। y x पे डिपेंड कर रहा तो y x का फंक्शन कहलाएगा, a b पे डिपेंड कर रहा तो a b का फंक्शन कहलाएगा, p q पे डिपेंड कर रहा तो p q का फंक्शन कहलाएगा। हम पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स का फंक्शन कहलाएंगे। तो जो जिस पे डिपेंड करता है वो उसका फंक्शन कहलाता है। अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें, फंक्शन को परिभाषित करें तो फंक्शन को ऐसे लिखते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन, है ना। रिलेशन नाम सुन करके मन में खुशी आता है। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन क्या है बाबू, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक संबंध है, ठीक है। और किसके किसके बीच का संबंध है, तो वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड करता हो और ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, दोनों चर के बीच के संबंध को कौन बताता है, फंक्शन बताता है। इसका एक एग्जांपल अभी आपको दिखाया कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक समीकरण था, तो इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे डिपेंड कर रहा था। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब y जो है x का फंक्शन है ना। उस तरह से कोई भी है, एक a है ना, कोई बंदा a है, मान लो ये a है, ठीक है, और ये है b। अब a जो है बड़ा भाई है और b क्या है, छोटा भाई है। तो बड़ा भाई घर में पैसा कमा करके दिया, छोटे भाई को दिया, छोटा भाई ले जा करके उसको अपने ज़रूरत के सामान पे खर्च किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा भाई है, छोटा भाई के पास अपना कोई पैसा नहीं, छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, वो काम वाम नहीं करता है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। ए पैसा ला के दिया बी को, छोटे भाई को दिया, और छोटा भाई जा करके अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद रहा। तो हम कह सकते हैं कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई पे डिपेंड करता है। ये बात तो कह सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई को पैसा कौन दे रहा है, बड़ा भाई दे रहा है। तो छोटा भाई किस पे डिपेंड करता है, बड़े भाई पे डिपेंड करता है। तो छोटा भाई अगर बड़े भाई पे डिपेंड करता है तो इसको अगर मैथ के लैंग्वेज में कहेंगे तो कहेंगे छोटा भाई जो है बड़े भाई का फंक्शन है। छोटा भाई इज ए फंक्शन ऑफ बड़े भाई, ठीक है।
मतलब हिंदी इंग्लिश मिला करके बोल रहे हैं इंग्लिश में। तो जो जिस पे डिपेंड करता है वो उसका फंक्शन कहलाता है। y x पे डिपेंड कर रहा है तो y इज डिपेंडेंट ऑन x और y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y किसका फंक्शन है तो x का फंक्शन है। अब उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको आप लिख लीजिए, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक दो एग्जाम्पल और लेकर के आपको समझा देते हैं कि क्या क्या होता है फंक्शन का असली मीनिंग क्या है। इसको लिखिएगा, अब जैसे लेते हैं कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की फिलहाल रेडियस दिया हुआ है r। तो सर्कल का एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त, सर्कल यानी वृत्त है ना, ये वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर हम r का वैल्यू इफ r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एरिया कितना आएगा, पाई और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, पाई। अगर हम r का वैल्यू 2 कर दें तो एरिया क्या आने वाला है, पाई, और r के जगह पर रखे 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई। r का वैल्यू अगर हम 3 कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई। तो देख रहे हैं बाबू कि अगर हम r का मान को हम बदलते हैं तो क्या बदल जा रहा है, एरिया बदल जा रहा है। एरिया अपने आप नहीं बदल रहा, एरिया कब बदल रहा, जब हम r का मान को बदल रहे। r का मान देखो 1 रखे, एरिया कितना था, पाई था। r का मान हम 2 कर दिए, एरिया कितना हो गया, 4 पाई। r का मान 3 कर दिए, एरिया कितना हो गया, 9 पाई। तो देख रहे हैं कि r बदलने से क्या बदल जा रहा है, एरिया बदल जा रहा है। मतलब एरिया किस पर डिपेंड कर रहा, r पे डिपेंड कर रहा है, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि r बदल रहे तो एरिया बदल जा रहा है। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा, r पे डिपेंड कर रहा है। हम कह सकते हैं कि एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, है ना, यानी r किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, ठीक है, एरिया रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसी को हम और दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, मैथ की लैंग्वेज में, तो कह सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया क्या है, रेडियस का फंक्शन है। हम क्या बताएं कि जो डिपेंड करता है वो फंक्शन कहलाता है और जिस पे डिपेंड करता है उसका फंक्शन कहलाता है। तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। इस तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, कोई गोला स्फेयर है ना, स्फेयर है और इसकी रेडियस r दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई। r का वैल्यू 2 कर देंगे तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई और 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू 8 यानी कि 32 पाई/3। इस तरह से r का वैल्यू 3 करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं कि जब हम r का मान को बदल रहे हैं तो वॉल्यूम भी बदल रहा। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा, रेडियस पे। तो कह सकते हैं वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। तो इस तरह से जो जिस पर डिपेंड करेगा वो उसका फंक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका डिटेल से पूरा मैथ में जाकर के पढ़ना, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, जैसे त्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हो गया, बाइनोमियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं और सबका अपना अपना कैलकुलेशन। लेकिन हमको फिजिक्स में उतना इस्तेमाल है नहीं, तो फिजिक्स में बस इसका डेफिनेशन हमको जानना था, फंक्शन क्या होता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं डिफरेंशिएशन को, ऐसे समझेंगे कि आज के बाद अभी कभी भी आप भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। चलिए तो देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्चुअल में चेंज इन फंक्शन है। जो भी फंक्शन आप देख रहे थे वो फंक्शन में चेंजेस, परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। और कई जगहों पे फंक्शन को, जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है तो उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि y जो है x का फंक्शन है। कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू f2, तो y जो है 2 पे यानी 2 का फंक्शन, ये a ले ले, सॉरी 2 तो एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू fa लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि y जो है a पे डिपेंड करता है, y इज ए फंक्शन ऑफ a, ठीक है।
वाई ए का फंक्शन है, ये भी कह सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ जेड, तो इसका मतलब हुआ कि वाई जो है जेड का फंक्शन, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से ज़्यादातर लिखा जाता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक्चुअल में चेंज इन फंक्शन है, फंक्शन में परिवर्तन। चेंज इन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन में परिवर्तन, फलन में परिवर्तन। और डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अवकलन कहते हैं, ठीक है। अब ये अवकलन क्या होता है, तो इसको समझने से पहले दो चीज़ समझेंगे। पहला नंबर में होता है बिगर चेंजेस, यानी जब हम फंक्शन में परिवर्तन करते हैं। फंक्शन में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और x का मान हम रखे 1, तो y1 का वैल्यू आएगा, अगर मान लो कि y के जगह पे हम y1 मान लिए, जब x का मान 1 रख रहे थे, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब हम x का वैल्यू रखे 2, तो y2 इसको मान लेते हैं, अगला जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाला है, और उसके x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो y2 का वैल्यू कितना आया? 4, और y1 का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो y2 और y1 में डिफरेंस अगर देखेंगे, y2 माइनस y1 अगर देखेंगे, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो 3 है, यही 3 चेंज इन फंक्शन है, फलन में परिवर्तन है, यानी y2 माइनस y1 है। तो एक्चुअल में y2 माइनस y1 ही चेंज इन फंक्शन कहलाता है। चेंज इन फंक्शन कौन कहलाता है? y2 माइनस y1 ही कहलाता है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होता है ना बाबू, ये दो तरह का होता है, एक होता है बिगर चेंजेस और एक होता है स्मॉलर चेंजेस। जैसे अब बिगर चेंजेस किसको बोलेंगे और स्मॉलर चेंजेस किसको बोलेंगे? तो बिगर चेंजेस का मतलब हुआ कि ऐसा चेंजेस हो जिसका वैल्यू को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो परिवर्तन में मान आ रहा है उस मान को हम आसानी से माप सकते हैं, तो उसको कहा जाता है बिगर चेंजेस। जैसे अभी देखेंगे कि y2 माइनस y1 जो फंक्शन में परिवर्तन आया, y2 माइनस y1 आया, वो कितना आया? 3 आया। तो 3 को हम आसानी से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं उसको। 1 भी आता तो उसको मेजर कर सकते थे। तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको बिगर चेंजेस कहते हैं, और इसको डिनोट हम करते हैं डेल्टा से। जैसे कई बार देखेंगे आप लिखा हुआ रहता है डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ कि समय में परिवर्तन। अगर टी समय को शो कर रहा है तो समय में परिवर्तन है, और कैसा परिवर्तन है? तो बड़ा परिवर्तन है, बिगर चेंजेस है ना। डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा परिवर्तन है? बड़ा परिवर्तन है। और बड़ा परिवर्तन है तो इतना बड़ा परिवर्तन है जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ था डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि x में परिवर्तन है, और कैसा परिवर्तन है x में? तो बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो बिगर चेंजेस जहां पर भी होगा वहां पे डेल्टा लगा रहेगा, और जहां पे डेल्टा लगा हो समझ जाना है कि कैसा परिवर्तन है, वो बिगर परिवर्तन है, यानी कि बड़ा परिवर्तन है। और सेकंड नंबर में होता है स्मॉलर परिवर्तन, यानी स्मॉलर चेंजेस। तो स्मॉलर चेंजेस जहाँ पे रहेगा ना बाबू, वहाँ पे हम लोग डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डी टी, तो डी टी का मतलब क्या है कि ये भी परिवर्तन को ही शो कर रहा है। ये भी जैसे डेल्टा परिवर्तन को शो करता है, वैसे डी भी परिवर्तन को शो करता है। लेकिन डेल्टा क्या बड़ा परिवर्तन को शो करता था जिसको हम माप सकते हैं, बट डी क्या होता है? छोटा परिवर्तन को शो करता है। छोटा परिवर्तन मतलब जिसको हम माप नहीं सकते हैं, मतलब इतना छोटा कि क्या बताया, जैसे बैक्टीरिया के अंडा के अंडा के अंडा के बराबर। मतलब बैक्टीरिया को तो देखे नहीं है, उसका अंडा तो नहीं देखे, अब अंडा के अंडा मतलब उससे भी छोटा। उतना छोटा परिवर्तन को हम लोग किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। छोटे से परिवर्तन को किससे लिखते हैं? डी से। तो अगर डी, जैसे ये डी टी है, तो डी टी का मीनिंग क्या होगा कि टाइम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ? छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम ना इतू सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। जैसे इसको अगर देखें तो मान लो कि x का मान पहले 1 रखें, तो y1 का मान आया 1। y1 का मान कितना आया? 1। और इस बार क्या किया? अगले बार x का मान 1.0000, और यहाँ से लेकर के पूरा बोर्ड में घूम जाए 0, पूरा रूम में घूम जाए 0, और लास्ट में कहीं कोना में 1 कर दें। और उसके बाद उस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस जो आने वाला 1.0000 इन्फिनिट तक के गया, लास्ट में 1 लिख दी। अब बोले कि इस वैल्यू को आप x के जगह पे पुट कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, तो 1.000 का स्क्वायर करेंगे तो जो लगभग वैल्यू आने वाला है वो 1 के ही आसपास में वैल्यू आएगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन तो हुआ नहीं। अगर देखेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन होगा 0.0000, वैसे इन्फिनिट तक के जाएंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। उतने का परिवर्तन हुआ जिसको हम माप भी नहीं सकते हैं। इतना छोटा परिवर्तन है कि जिसको हम आसानी से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं।
उस छोटे से परिवर्तन को हम डी से लिखते हैं। बात समझ में आ गई कि बड़ा परिवर्तन रहेगा डेल्टा से, छोटा परिवर्तन रहेगा उसको किससे लिखेंगे हम, डी से लिखेंगे। अगर छोटा की बात करें, इसको अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो सुई का नोक जो है ना, उस नोक का 1,00,000 गुना छोटा कर दो। उस छोटा मतलब 1,00,000 गुना उसको काट दो, सुई के नोक को बारीक से काटना शुरू करो और 1,00,000 बार काटो, और जो कटा हुआ भाग आएगा, लाखवां भाग आएगा, उस परिवर्तन की बात हो रही है। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और वो स्मॉलर चेंजेस हो जाएगा और बड़ा वाला जो होगा वो बिगर चेंजेस हो जाएगा। तो ये बिगर चेंजेस और स्मॉलर चेंजेस आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पे। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, है ना, डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो डिफरेंशिएशन जो कहीं पर भी लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, dy बाई dx। अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल भी देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझेंगे, ज्यामितीय मीनिंग को समझेंगे। अभी रियल मीनिंग को देखते हैं पहले। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो है इस तरह से लिखा रहेगा, dy बाई dx। अभी ये dy बाई dx कैसे आया, क्या है, नहीं है, सब कुछ को सीखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं, है ना। तो dy बाई dx को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ x ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर हिंदी में देखें तो ऐसे करके लिखेंगे हम कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन कहते हैं। एक्चुअल में क्या है बाबू कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि x के साथ साथ, है ना, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, अवकलन कहते हैं, ठीक है, यही चीज। अब अगर हम दूसरा मीनिंग समझे कि dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, तो dy dx का मतलब हुआ कि y को डिफरेंशिएट करना है, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। इसका एक मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन ना जो ऊपर में रहेगा, y का डिफरेंशिएशन, और किसके सापेक्ष में करना है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना, x के सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में या फिर सापेक्ष में, ठीक है, क्लियर हो रहा। तो y का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। और मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी y का रेट चेंज, y का परिवर्तन दर, और वो किसके सापेक्ष में होना चाहिए, x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष में y के परिवर्तन दर को ही क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और dy बाई dx का मतलब क्या हुआ, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका उल्टा भी हो सकता है, कहीं पे मान लो कि dx बाई dy है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है, क्योंकि x में परिवर्तन हो रहा और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, y के रिस्पेक्ट में। यानी कि x y के सापेक्ष में, x के जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, तो y के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे। और यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग जो होगा, ये वाला मीनिंग, तो ये क्या शो करके दिखा रहा कि x का डिफरेंशिएशन निकालना है और किसके सापेक्ष में निकालना है, y के सापेक्ष में। अब आप उतना नहीं झोल झमेला में नहीं पढ़ना, आपको बस ये याद रखना है कि dy बाई dx का मतलब क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं पे दिया हुआ है dx, ठीक है, और बाई मान लो dA दिया हुआ, ठीक है, बाई x दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कहीं पे दिया हुआ dV बाई dt, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t। ऊपर में जो रहेगा उसको डिफरेंशिएशन करना है और जो नीचे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है।
तो dv/dt का मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, dy/dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं इसका। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये चीज को समझते हैं। थोड़ा सा ग्राफ वगैरह इसमें आएगा, उतना आपका 10 क्लास तक पढ़ा हुआ होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का, अवकलन का ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो मान लो कि एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ x है और यहाँ क्या है y, ठीक है। और इस प्लेन पर एक ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, ग्राफ इस तरह से खींचा हुआ। और इस पॉइंट पर हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स चुनते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ, और ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें x का वैल्यू मान लेते हैं x1, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ चुन लेते हैं, दूर चुन रहे हैं, इसका मतलब बिगर चेंजेस आने वाला है, और ये पॉइंट क्या है x2। तो हम लोग को पता है कि अगर y f=fx है, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा। अगर x का मान बदलेगा तो y का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम पहले क्या किए, x का मान क्या रखें, x1। तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके क्रॉसपोंडिंग y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, और y का वैल्यू जो आया उसको हम y1 मान लेते हैं, क्योंकि x का मान हम कुछ रखेंगे तो y तो कुछ ना कुछ आएगा। अभी देखते जा रहे थे, y बराबर x स्क्वायर था, x का मान 1 रखे, y का मान 1 आ गया। y बराबर x स्क्वायर में x का मान 2 रखे, y का मान 4 आ गया। अब y बराबर x स्क्वायर में x का मान x1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, x1 का स्क्वायर आएगा, कुछ तो आएगा। तो x का मान क्या रखे हम, x1, तो y का मान कितना आया, y1 आया। x का मान जब हम x2 रखें तो y का मान इसके क्रॉसपोंडिंग y का मान आया, मान लो y2 आया। क्लियर है यहाँ तक के, x1, x2, y1 और y2। अब अगर बात करें कि ये जो बीच का जो रीजन है, ये बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। अब ये जो x2 माइनस x1 है, तो ग्राफ से दिख रहा कि x1 और x2 में बहुत डिस्टेंस है, जिसका मतलब उसका डिफरेंस जो आएगा वो बड़ा आने वाला है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 होगा, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 जो है बड़ा डिफरेंस है, यानी बिगर चेंजेस है, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे, डेल्टा से लिखेंगे, यानी डेल्टा एक्स हो गया, एक्स में बड़ा परिवर्तन हुआ। जब एक्स में बड़ा परिवर्तन हुआ तो वाई में भी क्या होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि वाई तो डिपेंड करता है एक्स पे। एक्स बढ़ रहा तो वाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक्स गरीब हो रहा तो वाई भी क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वाई में जो परिवर्तन आया होगा, अगर इसको हम ऐसे लाइन खींचे तो वाई में जो परिवर्तन आया, ये वाला परिवर्तन क्या शो करेगा, वाई को, है ना। तो ये y2 माइनस y1 को शो करेगा, और जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा y के बराबर, क्योंकि इसमें भी बड़ा परिवर्तन आया। अब अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को मिला करके एक लाइन खींचें, दोनों को मिला करके एक लाइन ऐसे खींचे हम, तो इस लाइन को कहा जाता है सीकेंट। क्या कहते हैं इसको हम, सीकेंट, है ना। सेकेंड पढ़ते हैं ना, सेक पढ़ते हैं कि नहीं, तो वही है ये सीकेंट कहते हैं इसको। एक टेंजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंट होता है, ठीक है। तो इस लाइन को अगर हम इस पॉइंट का नाम P रख दें, इस पॉइंट का नाम Q रख दें, तो P और Q को मिलाते हुए जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है, सीकेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर ये सीकेंट जो है, ये मान लो कि थीटा कोण ड्रॉ कर रही है इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, सॉरी, इस लाइन पर थीटा एंगल बना रही है। अब ये ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को अगर हम अलग करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है ट्रायंगल। यह एंगल थीटा बन रहा, ये वैल्यू है डेल्टा वाई, और ये वाला वैल्यू, अगर ये वैल्यू डेल्टा एक्स है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई। अब इसका हम अगर टैन ऑफ थीटा निकालें तो टैन थीटा कितना आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा। यानी इस सीकेंट का टैन ऑफ थीटा जो है वो कितना दिया, डेल वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई बाई क्या आया, डेल्टा एक्स। अब इस सीकेंट का अगर हम स्लोप करें, है ना, यानी स्लोप
ऑफ लाइन, ये सब आप स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर होगा 11 क्लास में। जो बच्चे 12 क्लास के हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो 11 क्लास में पढ़े होंगे आप स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, यानी tan थीटा को क्या कहेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन, या फिर स्लोप ऑफ, या फिर क्या कहेंगे इसको हम, स्लोप ऑफ सीकेंट। तो दोनों बात इक्वल। अगर हमसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और अगर हमसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होगा तो वो भी क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो स्लोप ऑफ सेकेंड समझ में आ गया, स्लोप ऑफ लाइन समझ में आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, हम तो अभी देख रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या देखा था, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो अब देखिए कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनेगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स में बड़ा परिवर्तन। जब एक्स में बड़ा परिवर्तन हुआ तो वाई में भी क्या हुआ, बड़ा परिवर्तन। जब एक्स में हम छोटा परिवर्तन करेंगे तो वाई में भी क्या होगा, छोटा परिवर्तन आएगा। अब सोच कि ये x2 यहाँ ना लेकर के हम यहाँ लेते तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ के कटता कि नहीं कटता। उसी तरह से अगर हम मान लो कि ये x2 को यहाँ ना लेकर के यहाँ लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉइंट कटता। x2 को और क्लोज करते हैं हम x1 का तो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉइंट कटता, और क्लोज करते तो यहाँ के कटता, और क्लोज करते तो यहाँ के कटता, एकदम क्लोज कर देते तो ऐसा लगता कि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है एक ही पॉइंट पे, यानी x2 जो है एकदम धीरे धीरे करके x1 के क्लोज ला करके एकदम यहाँ लेके चले आते। एक सुई के नोक का 1,00,000 गुना छोटा, मतलब एकदम छोटे से डिस्टेंस पे लेके आते x2 को। तो ये x2 का जो लाइन आता वो कहीं ना कहीं इस तरह से जाता लाइन, और वो लाइन भी आकर के इसी पॉइंट पे कट जाता। मतलब अगर हम इसको अच्छे से देखें ग्राफ में, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि अगर ऐसा ग्राफ होता और x1 यहाँ है और x2 भी इसी के क्लोज है, मतलब एकदम छोटा सा चेंजेस किए तो दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं यहीं पे आके कटने वाला होता। P भी यहीं पे रहता और Q एकदम क्लोज, मतलब P और Q के बीच में जो डिस्टेंस एकदम इतू सा डिस्टेंस है ना, मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो P भी यहीं है, Q भी यहीं। इसको एकदम जूम किए, ले जाकर के माइक्रोस्कोप पे ले जाकर के जूम किए, उस तब जाकर के हमको पता चला कि अच्छा P और Q के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस था। और एक्चुअल में हमको ऐसे क्या दिख रहा कि P और Q जो है दोनों एक ही जगह पे। तो P और Q के बीच में x1 और x2 जो है, x1 और x2 के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है, वो छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्या बन जाएगा, यानी डेल्टा x का वैल्यू छोटा सा, जब एकदम छोटा सा परिवर्तन होगा तो ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अभी बताए थे कि जब छोटा परिवर्तन होगा तो क्या लगाएंगे d, और जब बड़ा परिवर्तन होगा तो क्या लगाएंगे डेल्टा। तो अब जो डेल्टा x, यानी जो अभी x, डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, x में परिवर्तन। डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, x में परिवर्तन। अभी बताए थे कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन, x में परिवर्तन। डेल्टा y का मतलब क्या होगा, y में परिवर्तन। अब देख रहे हैं कि x में बहुत छोटा परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग किससे लिखें, dx से लिखें। इस तरह से जब डेल्टा x में, यानी x में जब छोटा परिवर्तन होगा तो y में भी क्या होगा, छोटा परिवर्तन होगा। तो डेल्टा y क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा। यानी कि x में छोटा परिवर्तन हुआ, और इसी तरह से y की बात अगर करेंगे तो y1 भी यहीं पे है और y2 भी ठीक उसके ऊपर है, मतलब दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कुछ लगभग हमको ऐसा दिखने वाला है, ऐसा लाइन दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। और इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहेंगे हम, टेंजेंट। अब अगर हम बात करें टेंजेंट कितना होगा, तो टेंजेंट जो होगा वो डेल्टा वाई की जगह पे क्या हो गया, डी वाई, और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या हो गया, डी एक्स। यानी टेंजेंट, सॉरी टैन थीटा, यहाँ पे तो टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और ये टैन थीटा क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स वाई में जो डिफरेंस हो रहा है, एक्स वाई में जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस का टेंजेंट क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। और सीकेंट क्या होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन किसी ना किसी फंक्शन का जो चेंज इन फंक्शन है उस फंक्शन का टेंजेंट है। क्या है वो, टेंजेंट। देखो अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे इसको तो एक्चुअल में क्या है, tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और tan थीटा क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ लाइन भी कह सकते हैं इसको हम।
स्लोप ऑफ लाइन, ये जो स्लोप को शो कर रहा है ना, ये थोड़ा सा पिक्चर और बड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं ये लाइन यहाँ पे आकर ड्रॉ करती है और यहाँ पे कुछ ना कुछ ये एंगल बनाती, ठीक है। तो ये एक्चुअल में स्लोप को शो कर रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर ज्योमेट्रिकली हमको डिफरेंशिएशन देना है तो हम क्या देंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। और अदरवाइज डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की इधर क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन कहलाएगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको रियल मीनिंग समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो बताया नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। लिखिएगा। चलिए, तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को देखेंगे या फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी इक्वेशन को। तो इसका रूल है कुछ, है ना, 11 तरह का मतलब रूल है या फिर फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे कि कांस्टेंट अभी बता रहे थे कि 2, 4, 5, 10 कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, एक्चुअल में एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में परिवर्तन है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। अब अगर एक्स पे पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n, पहले पावर को लिखेंगे और फिर पावर में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। अब अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पे पावर x तो इसका क्या होगा, e पे पावर x होगा। log x है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर a पे पावर x है तो इसका क्या होगा, पहले हम पावर को लिखेंगे फिर log a हो जाएगा। साइन x का, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का होता है माइनस साइन, tan का होता है sec स्क्वायर x, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है ना। अब इस पे हम कुछ, जैसे ये फार्मूला पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ज़्यादातर ये फार्मूला से ही आता है, क्वेश्चन रहता है सवाल में। तो देखते हैं इस फार्मूला से x पे पावर n से कैसा कैसा सवाल हो सकता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, x से पावर n बाई डी एक्स एन एक्स से पावर n माइनस 1, ये इसका रूल है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई सवाल है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है x से पावर 9, इसको डिफ्रेंशिएट करना। y इज इक्वल टू x से पावर 9 है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई के जगह पे क्या है, एक्स पे पावर 9 है, एक्स पे पावर 9 बटा डी एक्स कर। अब रूल में आएंगे, रूल ढूंढेंगे कि एक्स पे पावर 9 का रूल कहाँ था। अपना रूल सर्च करेंगे, 11 रूल सिखाया गया आपको, लिखे अभी हम, है ना। तो उसमें देखेंगे किससे मैच कर रहा है ये डेटा किससे मैच कर रहा है। तो देख रहे हैं कि एक्स पे पावर 9 है और एक रूल है जिसमें क्या है, एक्स पे पावर n है। तो सिर्फ पावर का चेंजेस है, यहाँ पे पावर 9 है और यहाँ पे पावर कितना है, n है। तो देख रहे हैं कि जब पावर n था तो पहले हम किसको लिखे थे, पावर को, n को लिखे थे। यहाँ पावर 9 है तो पहले 9 को लिखेंगे, फिर क्या लिखे हैं, x रहने दिए, फिर क्या किया, पावर में 1 घटा दिए, तो 9x से पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल, पहले पावर को लिखना है फिर पावर में क्या करना है, 1 घटा देना है। जैसे इसी में मान लो y बराबर दिया हुआ है x पे पावर 7, क्या होगा जल्दी बताइए। क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स पे पावर 7 बाई डी एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले पावर को लिखेंगे। रूल क्या कहता है कि अगर x से पावर n रहे तो पहले पावर को लिखिए, उसके बाद x और फिर पावर में 1 घटा दीजिए, तो 7x से पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल है, पहले क्या करना है, पावर को लिखना है और फिर क्या करना है, पावर में 1 घटा देना है। क्लियर है। जैसे मान लो कि y बराबर दिया हुआ है x पे पावर -2, ठीक है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो
किस तरह से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करके दिखाइएगा। चलिए कर लिए, देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई की जगह आप क्या रखेंगे, x से पावर -2 बटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद रूल क्या कहता है कि पहले पावर को लिखिए, तो पहले पावर को लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिए, पावर में 1 घटाइए, ठीक है। तो -2x और -2 -1 कितना होगा, तो -2 -1 हो जाएगा -3, है ना। माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा -2x से पावर -3। तो जो भी है पावर, पहले पावर को लिखना है और फिर पावर में क्या करना है, घटा देना। और इस पे सवाल कैसे बन सकता है, और इस पे सवाल इस तरह से हो सकता है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x पे पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। उसके बाद डी 2x स्क्वायर बाई डी एक्स, वाई का जो वैल्यू था। अब अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल के साथ में, कोई भी वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट गुना हो जाए, ठीक है, कोई भी कोएफिशिएंट लगा हो, गुना में हो, तो सबसे पहले उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकाल लिए। गुना में ही रहेगा लेकिन बाहर में रहेगा, ठीक है, अंदर में नहीं रहेगा। अब 2 को जब हम बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, x स्क्वायर बटा dx, ठीक है गुना में लेकिन बाहर है, घर के अंदर ने इसको बाहर कर दिया, ठीक है। हाँ, ये अंदर में क्या करेगा, लड़का है 2। अब देख रहे हैं कि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, तो रूल क्या कहता है कि पावर अगर n है तो पहले किसको लिखिए, आप n को लिखिए, और पहले पावर को लिखे, फिर x, फिर पावर में 1 घटा दिए, तो 2 दूना 4, x और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी 4x इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, चाहे जितना बड़ा भी इक्वेशन आ जाए, बड़ा रहेगा चेन रूल में तो भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अभी चेन रूल का एग्जाम्पल लेके, इसको लिखिएगा। अब इसी में क्या दे सकता है, और इस तरह से हो सकता है एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। अब इसी में कुछ भी रहे, पावर प्लस रहे माइनस रहे कुछ रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जो रहेगा सब बन जाएगा। रूल क्या कहता है, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, फिर डी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बटा क्या कर दीजिए, डी एक्स कर दीजिए। अब क्या करते हैं ना, इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, एक बार में इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम क्या करेंगे, सीखने के लिए सेपरेट कर लेंगे। 3x स्क्वायर बाई डी एक्स, 4x बाई डी एक्स, 7 बाई डी एक्स, मतलब इसी चीज़ को छोटा करके टुकड़े टुकड़े में बांट लिए, है ना, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हम सिखाए थे कि जब किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लगा हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो 3 यहाँ है, 3 को बाहर कर लिए, चल बाहर चल, अंदर क्या कर रहा है ना। चलिए, तो अब यहाँ देखेंगे 4 को बाहर कर लिए तो क्या बचा, dx बाई डी एक्स, और 7 क्या कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, अरे 7 कांस्टेंट ही तो है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dx से dx खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर का देखेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, पावर, क्योंकि ये ठीक जस्ट लाइक इससे मैच कर रहा है, x से पावर n से मैच कर रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे, पावर को, फिर क्या करेंगे, पावर में 1 घटा देंगे, प्लस 4 हो जाएगा। तो 3 दूना 6x, 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 4, इसका ये डिफरेंस आंसर हो गया। इस तरह से आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे √x का क्या होगा, y बराबर √x है, ठीक है। उसके बाद y बराबर मान लो 1/√x है। तो ये दोनों का डिफरेंसन आपको अपने से करना है, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि √x का कितना आया और 1/√x का कितना आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक होता है प्रोडक्ट रूल, इसको मिटा दें। सात समुंदर
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी u इंटू भी मेथड। कई बार कई जगहों पे ऐसा लिखा जाता है u इंटू भी मेथड। u इंटू भी मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू दिया हो u इंटू भी के फॉर्म में, मतलब दो फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, दूसरा अलग फंक्शन है, और दोनों गुना में आपस में। जैसे मान लो कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों आपस में गुना है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अभी एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, पहले एक स्टेप लिखते हैं u इंटू भी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये u भी x का फंक्शन है और भी जो है x का ही, मतलब भी x है, v ऑफ x और u ऑफ x। तो इसको ऐसे लिखेंगे u ऑफ x इंटू भी ऑफ x, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है तो इसका रूल होता है कि पहले अगर आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी को रोकिए, और अगर भी को कर रहे हैं तो u को रोकिए। यानी इसको हम ऐसे करेंगे डी यू एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं डी यू एक्स बाई डी एक्स, यू एक्स का किए और भी इसके इनटू में रहेगा। इसको आगे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो भी एक्स मतलब ये गुना में है, डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर रही, साथ में गुना है, इस पूरे पैटर्न का ये गुना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद बीच में साइन प्लस का देंगे और इस बार क्या करेंगे भी का करेंगे, और u क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। इसको अगर चाहें तो हम u वाला गुना को इधर लिख देते हैं सामने, यानी कि u को डिफरेंशिएट किए तो भी को रोके और भी को किए तो u को रोके। एक बार u को पकड़ लिए भी को कर दिए, फिर भी को पकड़ लिए u को डिफरेंशिएट कर दिया। चल डिफरेंशिएशन इसका कर इस तरह से, है ना। तो ये रूल होता है, पहले u को किए तो भी को रोके और भी को किए तो फिर u को रोक लिए। इस तरह से इसका रूल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है ई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो e पे पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो u इंटू भी का रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो रूल क्या कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, पूरा लिखेंगे एक बार e पे पावर x इंटू साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इज इक्वल टू पहले क्या करेंगे हम, अगर e का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e को u मान लिए, e को क्या माने हम u, साइन x को क्या मान लिए हम भी। तो पहले अगर हम u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u को कर रहे हैं तो भी को रोकना है, तो साइन x को रोक लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करेंगे e पे पावर x बाई डी एक्स। फिर बीच में साइन किसका होता है प्लस का, प्लस दिए। अब देखो u का तो कर लेते हैं, यहाँ u लिखा हुआ है, ठीक है, कन्फ्यूज ना होना, ये u है ये भी u है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि u को रोकेंगे, तो u क्या था e पे पावर x था और साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे बाई डी एक्स। अब देखो साइन x जैसे है वैसे ही रहेगा, e पे पावर x का रूल अभी देखो 11 रूल लिखा है उसमें देखना जा करके, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, प्लस साइन e पे पावर x और साइन x का होता है कॉस x। तो यहाँ से e पे पावर x कॉमन ले लिए तो बचा साइन x प्लस कॉस x, ये इसका आंसर हो गया इस तरह से। तो कुछ नहीं करना है, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल है वही रूल उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। बस क्या करना है इसमें कि एक बार u को डिफरेंशिएट किए तो भी को पकड़ लिए और जब भी को डिफरेंशिएट किए तो u को पकड़ लिए, और इस तरह से ये रूल है प्रोडक्ट रूल, छाप लीजिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल और देते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 कि y इज इक्वल टू दिया हो e पे पावर x tan x, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं फिर से एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। रूल क्या कहता है डी वाई बाई डी एक्स डी ई पे पावर x इंटू tan x बाई डी एक्स। तो पहले क्या करेंगे, मान लो ये u है और ये क्या है भी है, तो पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी को पकड़ लेंगे, तो भी क्या है मेरा tan x, इसको पकड़ लिए, e पे पावर x को डिफरेंशिएट किए प्लस, हालांकि इसको अपने से बनाना है, कोशिश करना है ना। उसके बाद d
और पहले हम e पे पावर x को लिखे, उसके बाद फिर क्या किया, tan x को डिफ्रेंशिएट किए, y क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। tan x e पे पावर x का e पे पावर x ही बचेगा, e पे पावर x tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x है, ठीक है। e पे पावर x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो था प्रोडक्ट रूल। अब इसका एक डिवीज़न रूल है, मतलब जब डिवाइड में होगा दो अलग अलग वेरिएबल तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न रूल क्या कहता है इसका, ये भी सिंपल है। डिवीज़न रूल जैसे मान लो कि कोई दिया हुआ है y इज इक्वल टू यू एक्स बाई वी एक्स, ऐसे करके दिया हुआ, मतलब एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है, दोनों डिवाइड में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका जो रूल होता है वो डी वाई बाई डी एक्स डी यू एक्स बटा डी एक्स इंटू वी एक्स, मतलब कि u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और v को रोक रहे हैं, ठीक है। इस बार साइन माइनस का लगाएंगे, गुना में क्या होता है प्लस का साइन, डिवाइड में क्या होगा माइनस का साइन। उसके बाद क्या हो जाएगा d, अबर v को करेंगे डिफ्रेंशिएट और u को रोक लेंगे, ठीक है। और बटा, उस टाइम में क्या था कि सिर्फ बीच में साइन प्लस का देते थे और बटा बटा में कुछ था नहीं, लेकिन डिवाइड में क्या होगा कि माइनस का साइन देंगे और बटा में क्या होगा कि जो फंक्शन बटा में है उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नीचे अगर साइन एक्स है फंक्शन तो साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, e पे पावर एक्स है तो e पे पावर एक्स कर देंगे, लॉग एक्स रहेगा तो लॉग स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका रूल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि y बराबर दिया हुआ है e पे पावर x बटा साइन एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो रूल क्या कहता है कि पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, फिर डी ई पे पावर एक्स बटा साइन एक्स लिखिए, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी ई पे पावर एक्स बटा डी एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। यानी u को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो v को रोक रहे हैं, इसको u माने इसको v माने, फिर बीच में साइन क्या देना है माइनस का, उसके बाद क्या करना है d साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे बटा dx और इनटू क्या मान लेंगे हम e पे पावर x। मतलब एक बार u को, अगर ये u है ये v है, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट किए v को रोके, फिर v को डिफ्रेंशिएट किए u को रोके, और बटा में क्या हो जाएगा, जो साइन x है बटा में तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो e पे पावर x का डिफ्रेंशन क्या होगा, e पे पावर x इंटू साइन x माइनस साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x और इंटू e पे पावर x जैसे वैसी, और बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से चाहें तो ऊपर में e पे पावर x दोनों जगह पे कॉमन ले लिए तो बचा साइन x माइनस कॉस x बटा साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये डिवीज़न रूल था। अब इस पे जो भी एग्जांपल लेके, जैसे log x बटा साइन x ले लिए, x बटा log x ले लिए, जितना भी एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको करके दिखाइएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, और करके आंसर कमेंट कीजिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन दिए, और बाकी जो इसको प्रैक्टिस करना है तो 12 क्लास का बुक में है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। इस बार अगले बार लेके आएंगे इंटीग्रेशन, अभी डिफरेंशन हो गया हमारा, अब इंटीग्रेशन को देख लेंगे, फिर वेक्टर को देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे जो भी मैथमेटिकल टूल्स है उसको क्लियर करेंगे। और आप कमेंट कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, है ना। ठीक है।